टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर करियर इंस्टीट्यूट। एक बार आप लोगों का फिर से इस्तकबाल करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल से संबंधित कुछ प्रश्न। हालांकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसको सुबह पढ़ाया जाएगा और सुबह ही डाउनलोड कर दिया जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं और देख सकेंगे। और आज हम लोग आर्टिकल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इसको देखना है। क्रेज फॉर अ थिंग दैट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फेनोमेनन। देखना क्या है बेटा कि क्रेज फॉर अ थिंग, क्रेज मीन्स क्या होता है, सनक होता है या धुन होता है। किसी चीज के लिए धुन हो जा रहा है यहाँ पे। दैट इज नॉट इजली अवेलेबल, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। इन आर कंट्री, हमारे देश में। इज अ कॉमन फेनोमेनन, वो क्या है, एक साधारण घटना है। हमको देखना क्या बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको मिल क्या रहा है कि सेंटेंस में एक मिल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन दैट, और दैट के पहले के मिल रहा है एक एंटीसीडेंट मिल रहा है, और इसी एंटीसीडेंट के लिए दैट का प्रयोग किया गया। या यूं कह सकते हैं कि दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले क्या आया है, एक एंटीसीडेंट आया है। और इसको भी ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे थिंग है, थिंग का रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या है, दैट है। ध्यान क्या देना है, थिंग का प्रयोग यहाँ पे विशेष अर्थ में किया गया है। व्हेन अ नाउन is emphasizes we must use article the in place of a or an। हमको करना क्या चाहिए, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए, आ या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम देखते क्या है, यहाँ पे इस नाउन को क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। यहाँ पे इस पर जोर दिया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो इसके पहले जो आर्टिकल आ का प्रयोग किया गया है वो गलत होगा। होना क्या चाहिए, क्रेज फॉर द थिंग, उन चीज के लिए, उस चीज के लिए सनक जो हमारे देश में आसानी से अवेलेबल नहीं है। इज अ कॉमन फेनोमेनन, वो एक साधारण सी बात है, साधारण सी घटना है। तो वी सी एरर एग्जिस्ट इन पार्ट नंबर ए में गलती है, जहां पे अ का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहां पे होना क्या चाहिए, द होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्रेज फॉर अ थिंग नहीं होगा, क्या होगा, क्रेज फॉर द थिंग, उस चीज के लिए सनक दैट इज नॉट इजली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल नहीं है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। इज अ कॉमन फेनोमेनन, एक सामान्य घटना है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, आ का प्रयोग करना उचित है या फिर द का प्रयोग यूज करना सही है। यहाँ पे दैट के पहले जो थिंग है इसको एम्फेसाइज किया गया है। दैट्स व्हाई वी शुड यूज आर्टिकल द इन प्लेस ऑफ आ और एन। देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। अ टॉलेस्ट मैन, यहां पे भी देखिएगा बेटा, दो तरह से यहां पे गलत है। एक तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यहां पे ये मैन है, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, टॉलेस्ट। और ये टॉलेस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो हमको यूज क्या करना है, वी आर कंपेल्ड टू यूज आर्टिकल द इन प्लेस ऑफ अ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द का प्रयोग करना पड़ेगा। और वैसे भी देख लीजिए भैया, यहां पे दैट है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या है, एंटीसीडेंट है मैन, और मैन को क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, मैन पे जोड़ दिया जा रहा है। तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका अर्थ हम देखते हैं बेटा, द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन, वह सबसे लंबा आदमी जिसे मैं कभी देख चुका हूं, वर्क्स इन आर कोल माइन, ऐसा लंबा आदमी या वह लंबा आदमी जिसे मैं कभी देख चुका हूं, वो कहां पे काम करता है, कोल माइन में काम करता है। देखते हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन। एक चीज और बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है माइनर और एक होता है माइनर। माइनर मीन्स क्या होता है, अ वर्कर्स हु वर्क्स इन अ माइन, जो खान में काम करता है, कोयले के खान में काम करता है या दूसरे खान में काम करता है, उसको माइनर कहा जाता है। ऊपर वाला विकल्प सही है। और ये माइनर क्या है बेटा, ये हमारा एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कि जो 21 साल के पहले का हो, उसको क्या कहा जाता है, माइनर को। एक तो इसका अर्थ होता है अल्प होता है, एक तो इसका अर्थ अल्प होता है माइनर, और इसका जो एंटोनिम्स हो जाता है वो मेजर हो जाता है, मेजर हो जाता है।
और एक माइनर के मीन्स क्या होता है, नाबालिग होता है, नाबालिग। और इस केस में इसका जो एंटोनिम हो जाता है वो क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, एडल्ट। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। माइंड से याद आ गया कि माइनर दो होते हैं, एक माइनर ये वाला होता है, एक माइनर ये वाला होता है। साथ साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में भी उल्लेख कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट बाय he did not go to the temple on foot but he went there by the car। ध्यान देना क्या है बेटा, एक चीज हमने बताया था, यहां पे अगर देखा जाए तो दो तरह से गलती है। गलती क्या है, he did not go to the temple, वह टेम्पल नहीं गया, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, एक बार चर्चा क्या किया गया था कि अगर गो के साथ में या वेंट के साथ में टू प्रयोग किया जा रहा है और टू के बाद में कुछ ऐसे स्थान को मेंशन किया जा रहा है जो पर्पसफुल्ली वहां पे विजिट किया जाता है, पर्पसफुल्ली जिसको विजिट किया जाता है, पर्पस से विजिट किया जाता है, तो हम करते क्या है कि टू के बाद में और उस प्लेस या प्रीमाइसेस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई मंदिर जा रहा है और मंदिर किस लिए जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, ईश्वर का दर्शन करने जा रहा है, कुछ चढ़ाने जा रहा है, तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो टेम्पल किसी और कार्य से जा रहा है, गया पुराना जूता पहन के और आया वहां से नया जूता पहन करके, मतलब जूता चुराने जा रहा है, या फिर किसी को टाइम दिया कि हम मंदिर पे मिलेंगे, मतलब उसका मंदिर पर जाना, मंदिर से संबंधित किसी कार्य को करना ना हो करके अन्यत्र काम कर, मतलब दूसरा कोई कार्य करना है, तो करना क्या है, वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आई मीन टू से दैट यहां पे दो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आई वेंट टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया, इसका अर्थ हुआ कि मैं मंदिर गया, पूजा किया, दर्शन किया, और पूजा दर्शन करने के बाद में क्या हुआ, मैं लौट आया। अगला सेंटेंस देखिएगा, आई वेंट टू द टेम्पल, वेंट टू द टेम्पल, कहने का अर्थ भैया यह है कि मैं मंदिर गया, न पूजा किया, न दर्शन किया, न किसी से बातचीत की, अपना काम निपटाया, वहां से चला आया, किसी दूसरे काम को करके मैं वहां से चला आया। इस टेम्पल से लेना देना कुछ नहीं है, इस टेम्पल का मैंने भरपूर उपयोग किया, लेकिन इससे संबंधित कोई काम नहीं किया। तो गो टू द टेम्पल और वेंट टू द टेम्पल का अर्थ क्या होता है, या गो टू टेम्पल और वेंट टू द टेम्पल में अंतर क्या होता है, देखिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था बेटा, कि यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्पसफुल्ली बात की जा रही है, विद पर्पस बात की जा रही है कि मैं टेम्पल नहीं गया। पहली बात तो गया ही नहीं, और दूसरी चीज हम देखते हैं कि दूसरी गलती कहाँ पे है। मेरे हिसाब से यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इससे घनघोर गलती कहाँ पे है, ठीक है, प्रचंड गलती कहाँ पे है कि कह रहा है कि बट ही वेंट देयर, लेकिन वो वहां गया बाय द कार। बेटा ये मीडियम ऑफ कन्वेंस है, और मीडियम ऑफ कन्वेंस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई बाय बस होगा कि बाई आ बस होगा कि बाई द बस होगा, ये मीडियम ऑफ कन्वेंस है। सो वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल जस्ट बिफोर एनी मीडियम ऑफ कन्वेंस। किसी भी कन्वेंस के मीडियम के पहले आप आर्टिकल ना तो आ का प्रयोग करेंगे, ना तो एन का प्रयोग करेंगे, ना तो बस का ना तो द का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए वो किससे गया, ट्रेन से गया, तो हम यहाँ पे बाय द ट्रेन नहीं लगाएंगे, बाय अ ट्रेन नहीं लगाएंगे, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट हमको यह समझना है कि यातायात के किसी भी साधन के पहले आर्टिकल आ का प्रयोग, आर्टिकल एन का प्रयोग या आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और स्पेशली तब जब उसके पहले प्रीपोजिशन बाई हो। और कहाँ पे लगाया जाता है क्लास में बता दिया गया, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। यहाँ पे कहाँ पे कन्वेंस के पहले प्रीपोजिशन इन होता है, और इनके साथ साथ में क्या लगता है, आर्टिकल आ एंड द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देखते क्या है, कम टू द पॉइंट बेटा, हमें करना क्या है, देखना क्या है कि गलती कहाँ पे है। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, वह मंदिर पैदल नहीं गया, लेकिन वो वहां कैसे गया,
कार से गया। किससे गया? कार से गया। तो ये मीडियम ऑफ कन्वेंस है बेटा, ये यातायात का साधन है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जो किया गया है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। और एक चीज और देखना बेटा, यहां शुरू से ही देख लीजिएगा, अगर मेजॉरिटी का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे सब्जेक्ट कितना है? सब्जेक्ट के स्थान पर दो नाउन का प्रयोग किया गया, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ये पीपल हमारा क्या है? प्लूरल नंबर नाउन है। अगर भैया मेजॉरिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो ऑफ के पहले आने वाला जो नाउन है उसी को क्या माना जाएगा? एक्चुअल सब्जेक्ट माना जाएगा। और मेजॉरिटी को क्या माना जाता? प्लूरल माना जाता। नहीं तो कह दो यहां था द वास्ट मेजॉरिटी पीपल इज कंज्यूमिंग, ये हो जाएगा गलत। मेजॉरिटी को क्या माना जाता है? प्लूरल नंबर का नाउन माना जाता है। तो कभी भी मेजॉरिटी को सिंगुलर नंबर में यूज करने का भूल ना करें, और जहां पे किया जाएगा उसको बताया जाएगा। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों की अधिकतर संख्या या मेजॉरिटी, आर कंज्यूमिंग, उपभोग कर रही है, खा रही है, सब ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मीन्स क्या होता है? अनुकूलतम। और सब ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? लेस ऑप्टिमल, कम अनुकूलतम। अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लोगों की जो ज्यादातर संख्या है, ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो क्या कंज्यूम कर रही है? सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो सबसे अधिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सब ऑप्टिमल को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, सब ऑप्टिमल अमाउंट्स को कंज्यूम कर रही है। एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग आर वेरी सेफ। और आगे कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो किससे संबंधित है? वो कैसा है? सेफ है। तो हमें करना क्या बेटा, यहां पे जो मोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो मोस्ट के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा। यहां पे होना क्या चाहिए? मोस्ट यहां पे क्या हो जाएगा? मोस्ट हमारा यहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा है कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना? प्रोनाउन का काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो यहां पर हम करेंगे क्या? इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या कर देंगे? आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग कर दिया जाएगा। एक बार फिर से देखिए, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग आर वेरी सेफ। तो यहां पे मोस्ट हमारा क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसके पहले क्या लगाया जाएगा? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। यहीं पर भूल की गई है, गलती इस पार्ट में बेटा। एरर एग्जिस्ट्स इन पार्ट सी। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन लंबे चौड़े से ध्यान नहीं है। हमको देखना क्या है कि अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। देख लीजिएगा एक बार सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड, which means if heat and cold are in equilibrium the person is healthy। देखिए, अगर अपना विचार रखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है कई जगह से। अगर यहां पे क्या किया जा रहा है? यहां पे इच्छा जाहिर की जा रही है या फिर कंडीशन बताई जा रही है, तो कंडीशनल सेंटेंस में होना क्या चाहिए कि सब्जेक्ट अगर चाहे आपका सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि सन और मून क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस मतलब संतुलित होते हैं। इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि सन और मून का मतलब यहां पे किससे है? हीट और कोल्ड, हीट मतलब गर्मी और कोल्ड ठंडा, आर इन द इक्विलिब्रियम, सामान्य होते, मतलब कि वो संतुलन में होते। द पर्सन इज हेल्दी, पर्सन क्या होता है? हेल्दी होता। लोग क्या होते? व्यक्ति क्या होता है? हेल्दी होता। रूल हमारा क्या कहता है बेटा, अगर सबऑर्डिनेट क्लास में हमको मिल क्या रहा है? वर्ब का प्रयोग मिल रहा है, तो प्रिंसिपल क्लास में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? वुड का प्रयोग किया जाना चाहिए या वुड बी का प्रयोग करना चाहिए? वुड या वुड बी का प्रयोग करना चाहिए।
यहाँ पे वर मिल रहा है ना, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये आपका क्या है, द पर्सन इज हेल्दी, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको क्या मिल रहा है, वर मिल रहा है। इन दिस वे वी कैन से वुड बी इज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही गलती नहीं है, एक गलती और एग्जिस्ट करती। वो गलती कहाँ एग्जिस्ट करती है, दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है, यहाँ पे आर का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पे भी क्या होता, अगर वर होता तो और अच्छा होता। और यहाँ पे जो इज दिया गया है वो क्या होता, वुड बी होता तो सबसे अच्छा होता। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सन के पहले आर्किल्दा का प्रयोग किया गया है और मून के पहले आर्किल्दा का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह से भी हम कह सकते कि यहाँ पे भी गलती लाइज है, निहित है, यहाँ पे भी है। सेंटेंस अगर ऐसा होता, जैसे ये बता रहे हैं कि यदि ऐसा होता, सूर्य और चंद्रमा अगर बैलेंस्ड होते तो इसका अर्थ है कि गर्मी और ठंडी जो होता है बैलेंस्ड होता, तो क्या होता, पर्सन हेल्दी होता। वैसे हम भी कह रहे हैं कि अगर हम भी कयास लगा रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि अगर सेंटेंस ऐसा होता, इफ द सन एंड द मून वर बैलेंस्ड, विच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड वर इन इक्विलिब्रियम, द पर्सन वुड बी हेल्दी। सेंटेंस ऐसा होता तो और अच्छा होता। लेकिन हमें करना क्या है बेटा, हमको देखना क्या है कि पहले पार्ट में गलती क्या है, उसी पार्ट को देख लें। अगर मेजर गलती है बेटा तो उसी को गलत करके हम कसम खा लें, हम माफी मांग लें कि भैया सेंटेंस हमारा सही है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सन के पहले बताया गया था कि हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट जिनकी संख्या एक ही होती है, उसके पहले हम करते क्या है, आर्किल्दा का प्रयोग करते हैं। तो भैया मून भी हमारा एक ही है और सन भी हमारा एक ही है, तो सन के पहले आर्किल्दा लगा दिए हैं, मून हो जाएगा नाराज, इसलिए हमें इसके पहले भी आर्किल्दा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम देखते बेटा यहाँ पे द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बढ़िया तो तब होता कि जब यहाँ पे वर का प्रयोग कर दिया जाता और यहाँ पे वुड बी का प्रयोग कर दिया जाता, तो सेंटेंस और बढ़िया हो जाता। बाय द वे, भगवान माफ करे कि गलती सेंटेंस सही है कि गलत है हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा सही होता, मेरे हिसाब से क्वेश्चन। और तीनों जगह पे गलती है नहीं, कहीं ना कहीं एक जगह गलती हमें तो करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The student asked me if I knew that Kalidas was the greater than any other poet. सेंटेंस को देखिएगा, The student asked me, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूं कि कालिदास क्या थे, ग्रेटर थे अन्य पोएट से, दूसरे पोएट से, किसी दूसरे पोएट से क्या थे, वो ग्रेटर थे, महान नहीं महानतम थे, महान ज्यादा महान थे। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले अगर देन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसके पहले आर्किल्दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्किल्दा का प्रयोग नहीं किया जाता, किया जाता है। ठीक है, कहते जैसे कहा जाता द वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, किया गया कि नहीं किया गया, कहा गया भैया द वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, सेक्शन और स्टेटा ऑफ आवर सोसाइटी, ये गलत है, सही है, ज्यादा वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी के। आगे देखो बेटा, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, होगा द मोर यू इट्स, कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब है बेटा, सॉरी, द मोर यू इट द मोर you will be obese, जितना अधिक तुम खाओगे उतना ज़्यादा तुम मोटे हो जाओगे। तो कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के पहले यहाँ पे क्या लगाया गया है, एडजेक्टिव का आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो जब हम तुलनात्मक रूप से दो कंपैरेटिव चीज़ों की तुलना करते हैं, जब तुलना करना होता है कंपैरेटिव डिग्री से ही तुलना करना होता है, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बताना कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं जाता, ये गलत है। हमको करना क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले अगर देन का प्रयोग किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के
बाद में यदि देन का प्रयोग किया गया तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, इस सेंटेंस को होना किस तरह से चाहिए इसको देखिएगा। ये सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि द स्टूडेंट आस्क्ड मी, स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूं कि कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, कि कालिदास किसी दूसरे पोएट से अधिक महान थे। तो यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा और सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Education is an instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power। ध्यान से देखिएगा, एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट का जो पहला लेटर उसका साउंड कैसा आ रहा है, लेटर से मतलब नहीं है भैया, बार बार बताया जाता है कि लेटर से आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, उसका जो पहला साउंड है, उस एडजेक्टिव, उस एडवर्ब, उस नाउन का जो पहले लेटर का पहला साउंड है, अगर वो किस तरह से है, वाबल की तरह है, तब उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ऐ लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट की तरह है तो आ लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो पहला लेटर हमारा हो वो कैसा हो, वाबल का हो। साउंड से मतलब है। यहाँ पे यच आ गया, यच एम टी, क्या मानेंगे आप इसको, यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा कि आप का प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। पहला साउंड क्या है, एच है, एच आ रहा है, लेकिन लेटर आपका कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पे ये कह दिया गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भैया है क्या, यूनिवर्सिटी का पहला लेटर हमारा कैसा है, वाबल है, लेकिन क्या लग रहा है, आ लग रहा है। क्यों लग रहा है, यू लिखा तो गया है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू हो रहा है। क्या हो रहा है, यू हो रहा है। तो इसलिए इसके पहले क्या लगाया जाएगा, आ का प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो आर्टिकल का निर्धारण होता है वो किसके हिसाब से होता है, किसी भी शब्द के, स्पेशली एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का जो पहला लेटर होगा उसके प्रथम साउंड के आधार पर, उसी के साउंड के आधार पर हम आर्टिकल आ एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई से लेना देना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन, शुरुआती प्रोनाउंसिएशन है वो वाबल की तरह हो रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करना जरूरी है। होना क्या चाहिए, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स, एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक टूल है, एक यंत्र है, विच इम्पार्ट्स जो देता है। व्हाट डज इम्पार्ट मीन, इम्पार्ट मीन्स देना होता है, जो देता है नॉलेज। एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको क्या देता है, नॉलेज देता है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए इनडायरेक्टली कंट्रोल पावर, और इसी वजह से, यही कारण है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से पावर को कंट्रोल करता है, शक्ति को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे गलती क्या थी, जहाँ पे आ का प्रयोग किया गया है वहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये देखो, मत देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, लिटिल नॉलेज। अच्छा, लिटिल और अ लिटिल, द लिटिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। लिटिल का मतलब क्या होता है, लगभग नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, लगभग ना के बराबर होता है। अ लिटिल मीन्स क्या होता है बेटा, कुछ होता है, अ स्मॉल अमाउंट होता है। अ लिटिल का अर्थ क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। दोनों में तुलना करना है, ये निगेटिव सेंस दे रहा है और ये कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कुछ है, और इसका मतलब है कि ना के बराबर है, ना के बराबर। जैसे हमने कहा आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव लिटिल मिल्क या लिटिल मनी, लिटिल मनी, मेरे पास धन है लेकिन उस धन का कोई मतलब नहीं, बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये कह दिया आई हैव अ लिटिल मनी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया, कि मेरे पास में कुछ धन है। तो दोनों में अंतर होता है, लिटिल और अ लिटिल। अब हम सेंटेंस का भाव देखते हैं बेटा, कि सेंटेंस में भाव क्या आ रहा है, क्या लिटिल की प्रासंगिकता सही है कि गलत है, इस पर हमको विचार करना है, इसको हमको देखना है। लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलने का बिल्कुल ना के बराबर जानकारी, दैट शी पजेस्ट जो वो रखती थी, प्रूव्ड टू बी डियर स्टूडेंट, देयर इज अ ग्रामेटिकल में, सॉरी, प्रिंट से संबंधित मिस्टेक है, प्रूव्ड टू बी 2 बार आ गया है। मैं कहूँगा कि इसको
गलत कर दीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखते हैं क्या बेटा, इसको गलत काट दीजिएगा, इस असुविधा के लिए मुझे खेद है। चलो, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी पजेस्ट प्रूव्ड टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनऑग्रल मैच। देखना क्या बेटा कि इसके कहने का अर्थ क्या है, और कहने का भाव अगर हम समझ गए ना तो हम गलती जहां पे है उसको हम पाल जाएंगे, उसको हम पकड़ लेंगे और पकड़ करके उसको हम सुधार देंगे। लिटिल नॉलेज आप प्लेइंग वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलने के न के बराबर जानकारी जो वो रखती थी वो साबित हुई हेल्पफुल, मददगार साबित हुई एट द टाइम ऑफ इनऑग्रल मैच, उद्घाटन समारोह के मैच में क्या हुआ, वो हेल्पफुल साबित हुआ, हेल्पफुल साबित हुआ। अच्छा, ना के बराबर जानकारी रहेगी और वॉलीबॉल में मैच में वो सहायक सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी, अगर अ लिटिल नॉलेज होता तो क्या हो जाता, सेंटेंस तब इसका अर्थ होता थोड़ा बहुत जो भी उसके पास में, सॉरी द लिटिल, यहाँ पे थोड़ा बहुत के लिए आ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, द का प्रयोग कर दिया जाए कि मतलब कि द लिटिल मतलब भी क्या होता है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत है वो सबका जिक्र किया जा रहा है। देखो, अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, थोड़े की बात की जाती है। लेकिन द लिटिल का अर्थ क्या होता है बेटा, थोड़े लेकिन जितना है सबकी बात की जाए। ध्यान से देखिएगा, अ लिटिल और द लिटिल में अंतर क्या होता है। हमने ये कहा अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल की पहले जिक्र किया गया उसका मतलब होता है ना के बराबर। और द लिटिल का अर्थ क्या होता है, द लिटिल का प्रयोग जब तब किया जाता है जब थोड़े ही अमाउंट की बात की जाए, लेकिन उन सारे थोड़ों की ही बात की जा रही है। मतलब सी स्पेंट, सेंटेंस देखिएगा, सी स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल मनी सी हैड। यहां पे देखो आ लिटिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सी स्पेंट, उसने खर्च कर दिया वह सारा थोड़ा धन जो उसने रखा था। तो सारा थोड़ा धन मतलब सारा थोड़ा धन की बात किया जाए तो यहां पे होना क्या चाहिए, द लिटिल नॉलेज, जो थोड़ा सा उसको जानकारी थी, थोड़ी सी जो जानकारी थी वॉलीबॉल खेलने की, थोड़े थी लेकिन सारी थोड़ी जानकारी जो वॉलीबॉल में खेलने की जानकारी उसको थी, जिसको वो रखती थी, वो क्या हुआ, इनऑग्रल मैच में काफी सहायक सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, आ लिटिल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बेटा इसको मैं एक बार फिर से कहूँगा, चूंकि सेंटेंस आपका ये बड़ा है, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। हम एक एक चीज को रख करके देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि लिटिल नॉलेज, कहने का अर्थ है ना के बराबर जानकारी, ना के बराबर जानकारी उस इनऑग्रल मैच में हेल्पफुल सहायक ना होता। अ लिटिल की बात करें, अ लिटिल नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी जो है वो भी यहाँ पे सुटेबल नहीं पड़ रहा है कि थोड़ी सी जानकारी वॉलीबॉल के बारे में जो वो रखती थी वो क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, वह थोड़ी सी जानकारी मतलब वो सारी थोड़ी सी जानकारी जो वॉलीबॉल के बारे में वो रखती थी वो हेल्पफुल प्रूव्ड हुआ, किसमें, एट द टाइम ऑफ इनऑग्रल मैच, इनऑग्रल मैच के समय पर सहायक सिद्ध हुआ। अच्छा, एट द टाइम और इन द टाइम, विद इन द टाइम, ऑन द टाइम, ऑन टाइम, इस सब का मतलब बताया गया है ना। एट टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, विद इन टाइम, सबके बारे में बताया गया, क्वेश्चन पूछा जाता भैया, सारा कुछ क्लास में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। सेंटेंस देखना, अ मैन इज नोन, एक व्यक्ति को जाना जाता है, बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा जाना जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है ही कीप्स, वह रखता है। सेंटेंस एक्चुअली ऐसा था बेटा, ये सेंटेंस ऐसा रहा होगा, अ मैन इज नोन, अ मैन इज नोन, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी, बाय द कंपनी which, by the company which he keeps। सेंटेंस देखिएगा, अ मैन इज नोन, एक आदमी जाना जाता है, बाय द कंपनी, उस संगत से जाना जाता है जो संगत उसके पास में रहती है। तो हम देखें क्या है कि यहाँ पे विच को हटा दिया गया और बताया गया है कि ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे होता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं। तो विच को हटा दिया गया, सेंटेंस हमारा तभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन जो कंपनी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया ना, वही गलत है। अर्थ उसका यही वाला आ रहा है, इस पूरे सेंटेंस का यही अर्थ आ रहा है, बस क्या गया है, रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसके हटाने से फर्क नहीं पड़ रहा है सेंटेंस में। अ मैन इज नोन बाय कंपनी, आदमी
कंपनी के द्वारा जाना जाता है, संगत के द्वारा जाना जाता है जिसे वह रखता है। तो इसका भाव देने के लिए यहाँ हम करेंगे क्या, द का प्रयोग करेंगे, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। इसके बारे में भी जिक्र किया गया है क्लास में कई बार। अगला सेंटेंस, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। भैया देख लो यहाँ पर गलती क्या है, मोस्ट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो मोस्ट के पहले क्या आया है, आ का प्रयोग किया गया है। ये सुपरलेटिव डिग्री का क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, एडवर्ब है। ये पेंटिंग आपका नाउन हो गया। इस नाउन को क्या क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, मोस्ट मॉडिफाई कर रहा है। इसके पहले द लगा दो, यही जानना चाह रहा है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। गैलरी में ये सबसे सुंदर पेंटिंग है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री एडवर्ब है। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। और हम जानते भी हैं कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री एडवर्ब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल आ एन का प्रयोग नहीं किया जाता। और कहां पर मोस्ट के पहले आर्टिकल आ का प्रयोग किया जाता है उसको भी बताया गया है। अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस क्या है, देयर वाज अ फाइन लाइन बिटवीन। अच्छा भैया यहाँ पे ये दिया गया अ फाइन लाइन बिटवीन, इसका अर्थ होता क्या है, व्हाट डज अ फाइन लाइन बिटवीन मीन, इसका अर्थ क्या होता है बेटा। इसका अर्थ होता है बेटा अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक। इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा, दो चीजों के मध्य में बहुत छोटा अंतर जो होता है, बहुत थोड़ा अंतर जो होता है, उसको क्या कहा जाता है, अ फाइन लाइन बिटवीन। देयर वाज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग अ माइजर। एक माइजर और एक फ्रूगल, दोनों में समानता क्या है। माइजर मीन्स क्या होता है बेटा, कंजूस व्यक्त होता है। और फ्रूगल मीन्स क्या होता है, कंजूस होता है या इकोनॉमिकल होता है। कंजूस और माइजरली और इकोनॉमिकल में अंतर होता है। इकोनॉमिकल क्या करता है, इकोनॉमिकल या फ्रूगल क्या करता है, कट्स डाउन हिज एक्सपेंडिचर को अपने क्या करता है, कट डाउन करता है, ज्यादा की जगह पर कम इस्तेमाल करता है। हिज कल्ट अ फ्रूगल पर्सन कहलाता है। और माइजरली पर्सन किसे कहते हैं बेटा, जो एकदम बेहताशा पैसा उड़ाता रहता है, उसको क्या, सॉरी पैसा उड़ाता नहीं रहता है, पैसा बचाता रहता है, बेतहाशा पैसा बचाता रहता है। जो अपने खर्च को नियंत्रित करके काम करता है उसको फ्रूगल कहा जाता है बेटा। और जो अपने खर्च को इतना कम कर लेता है कि वो खाने पीने ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं करता है, कि वो पूरा कंसंट्रेट रहता है धन बचाने के चक्कर में, उसको क्या कहा जाता है, माइजरली कहा जाता है। अब हम भैया दोनों में अंतर हम लोगों ने जान लिया कि फ्रूगल में और माइजरली में अंतर क्या है। आगे क्या देखना है, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है बेटा। एक वर्ड होता है माइजर, होता है क्या होता है, माइजर। ये बेटा क्या होता है, नाउन होता है। माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस व्यक्त होता है। क्या होता है, कंजूस व्यक्त होता है, कंजूस नहीं होता है, कंजूस व्यक्त होता है। माइजर मीन्स होता है अ माइजरली मैन होता है, माइजरली मैन होता है। तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, बट वी शुड नो दैट फ्रूगल इज एन एडजेक्टिव, frugal is an adjective, so we cannot use article a or an before frugal। frugal हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया जाता है, नाउन के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग हम प्रेडिकेटिव में कर सकते हैं। आपको पता है मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रेडिकेटिव यूज में सारा कुछ बताया गया है, लेकिन इसका प्रयोग हम किस सेंस में नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम एट्रीब्यूटिव यूज में नहीं कर सकते हैं। आगे क्या है, अगर फ्रूगल का प्रयोग किया गया तो इसके पहले आर्टिकल आ का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये एडजेक्टिव है। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। हम इसका प्रयोग प्रोनाउन के लिए या एडजेक्टिव के लिए नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा ही इज अ फ्रूगल मैन, ही इज अ फ्रूगल मैन। देखते क्या बेटा, मैन आपका नाउन है, फ्रूगल आपका एडजेक्टिव है। आर्टिकल आप सोच रहे हैं कि आर्टिकल आ का प्रयोग फ्रूगल के लिए किया गया, नहीं भैया मैन के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया, मैन के लिए किया। अगर कोई एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को तो उसके पहले आ जाएगा। मान लो कोई एडवर्ब होता
तो एडवर्ब के पहले आ जाता है, लेकिन सच के बाद में आता है आर्टिकल आन का प्रयोग किया जाता है। इसके सबके बारे में चर्चा किया जा चुका है। हम देखें कि यहाँ पे सही क्या करना है, ये देखें। जैसे सेंटेंस देखिए, देयर वॉज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग अ माइजर। कह रहे हैं कि कंजूस और एक कंजूस व्यक्ति के मध्य में बहुत कम अंतर होता है, दोनों के मध्य में एक फाइन लाइन होती है। तो क्वेश्चन तो आपका एसएससी में कहा गया है ये सही, लेकिन देखिए बेटा, बिटवीन टू थिंग्स होना चाहिए ना, बिटवीन टू थिंग्स। और जो दो चीज होते हैं बेटा वो कैसे होने चाहिए, उनका स्टेटस समान होना चाहिए, दोनों नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, दिस इज माई ओन ओपिनियन, इट मे बी इनकरेक्ट, इफ इनकरेक्ट प्लीज रेक्टिफाई मी। हमको सुधारिएगा, अगर हम गलत हैं तो उसको सुधारिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा अगर गलत है तो। यहाँ पे बिटवीन टू थिंग्स होता है बेटा, बिटवीन टू थिंग्स होता है, टू थिंग्स होता है, और दोनों का जो दोनों का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो दोनों का जो स्तर होना चाहिए वो समान होता है। या तो दो नाउन के बीच में हो या नाउन या प्रोनाउन के बीच में हो। लेकिन नाउन और प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव की तुलना करना, मतलब कि नाउन के साथ में प्रोनाउन रख देंगे तो चलेगा, लेकिन नाउन के साथ में एडजेक्टिव रखेंगे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसको नाउन के रूप में बदलिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया जाए कि देयर वाज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ फ्रूगल मैन एंड बीइंग अ माइजर मैन। ध्यान से देखिएगा, देयर वाज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ फ्रूगल मैन एंड बीइंग अ माइजर। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही है, माइजर हमारा नाउन है और ये हमारा क्या है, फ्रूगल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद में अगर नाउन रख दिया जाए और इसके पहले आर्टिकल आ का प्रयोग कर दिया जाए तो सही है। हालांकि इस सेंटेंस को एसएससी ने सही माना है, लेकिन मेरे मुताबिक यह सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया गया है। तो बिटवीन के बाद में हम जो एडजेक्टिव और मेजर को एक कैटेगरी में ला रहे हैं, ये गलत है। दोनों की कैटेगरी सेम होनी चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं नाउन किस जगह पर, तो नाउन और प्रोनाउन का जो क्या कहते हैं बैलेंस बराबर हो जाएगा, लेकिन एडजेक्टिव का और नाउन का बैलेंस बराबर नहीं होगा। अगला देखते हैं। हालांकि सेंटेंस सही माना गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे अ फ्रूगल मैन हो जाता तो सेंटेंस आपका सही हो जाता, और ज्यादा सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली ड्यूप्ड। सेंटेंस देखिएगा, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट की इग्नोरेंट अज्ञान लोग। ये बेटा हमने बताया था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे पुअर हो गया, और क्या हो गया, पुअर हो गया, रिच हो गया, ठीक है, ब्लाइंड हो गया, हम्बल हो गया, मीक हो गया, ये सारे ऐसे, इग्नोरेंट हो गया, रेंट हो गया, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं, ऐसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं, ये दिन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं, प्लूरल नंबर के नाउन बन जाते हैं। वही यहाँ पर किया गया। इग्नोरेंट आपका क्या था, एडजेक्टिव था, लेकिन इसके पहले क्या लगा दिया गया, आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया। अगर आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया तो ये क्या बन गया, आपका नाउन बन गया। और कैसा नाउन बन गया, प्लूरल नंबर नाउन बन गया। अब यहाँ पर इसके बाद में पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप पीपल लगा देंगे तो इग्नोरेंट फिर से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द इग्नोरेंट अज्ञान लोग। अब ये प्लूरल हो गया ना, तो इसके साथ में लगेगा क्या, सिंगुलर वर्ब तो लगेगा नहीं, यहाँ पे प्लूरल टू बी वर्ब का प्रयोग किया गया। इजिली ड्यूप्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, टू बी वर्ब यहाँ पे नहीं है। उनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उनको आसानी से ठगा जा सकता है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट द इग्नोरेंट की अज्ञान लोगों को या अनजान लोगों को आसानी से क्या किया जा सकता है, ड्यूप किया जा सकता है। तो गलती कहां थी बेटा, यहां पे तो गलती है ही नहीं, यहां पे गलती नहीं है, गलती इसमें है, नो एरर में गलती है, नो एरर ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो जॉर्ज इज अ ऑनरेबल मैन, हिज एक्टिविटीज अराउज सस्पिशन। ध्यान से देखिएगा, द जॉर्ज, ये जॉर्ज है, नहीं तो कहते जियर्ज, ये नहीं होगा, जॉर्ज है, इसको जॉर्ज बोला जाता है। मेरा भी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, देन आल्सो आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट अप्रोप्रिएट। चलो, दो जॉर्ज इज ऑनरेबल,
बेटा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन या एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका जो प्रथम साउंड होता है वो वावेल की तरह नहीं, वावेल की तरह होता है। हालांकि पहला लेटर कैसा होता है, कॉन्सोनेंट की तरह होता है। यहाँ पे हम देखते क्या है, ऑनरेबल है, आर है, तो हम देख क्या रहे हैं, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। ये सब क्या है, ये सब वही हैं जिनका पहला लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट की तरह है, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, वावेल की तरह आ रहा है। तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अभी कुछ ही मिनट्स पहले हम आप इसी पर चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई वर्ड है और उसका प्रथम साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है, लेकिन उसका जो साउंड आ रहा है, प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट की तरह है, लेकिन उसका जो साउंड आ रहा है वो किस तरह से है, वावेल की तरह है, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यच है, इसको पढ़ा क्या जाता है, आर पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे एन लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है ऑनरेबल, यच लिखा गया है, हा का साउंड नहीं निकल रहा है, अ का निकल रहा है, तो एन लगाया जाएगा। ऑनेस्ट, यच लगाया गया है, हा का साउंड नहीं निकल रहा है, अ का निकल रहा है, तो एन लगाया जाएगा। यही यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पे किया गया ऑनरेबल आपका एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका प्रथम साउंड किस तरह से है, वावेल की तरह से है, और तो इसके लिए पहले हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो जॉर्ज इज एन ऑनरेबल मैन, यद्यपि जॉर्ज क्या है, एक सम्मानीय व्यक्ति है। यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाना, सॉरी कह रहे हैं आर्टिकल, पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि एसएससी में पंक्चुएशन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं गया था। या तो एट लगाइए या तो क्या लगाइए, कामा से अलग करिए, लेकिन दोनों नहीं बताया। यट बताया जाता है आप लोगों को एसएससी में, लेकिन कामा का जिक्र नहीं किया जाता है, कामा लगाना जरूरी होता है। दो जॉर्ज इज एन ऑनरेबल मैन, यद्यप जॉर्ज क्या है, एक सम्मानित व्यक्ति है, हिज एक्टिविटीज अराउज सस्पिशन, फिर भी क्या है, उसकी जो क्रियाकलाप है वो सस्पेंशन क्रिएट करती हैं, शंका उत्पन्न करती हैं। तो हमें करना क्या बेटा, किसी पार्ट में, बी वाले पार्ट में गलती दिख रही है, ऑनरेबल के पहले आ का प्रयोग किया गया था जो व्याकरण सम्मत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। बताया क्या गया बेटा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्यता आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। फायर हमारा क्या है, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, द का प्रयोग नहीं होगा, इन द फायर नहीं होगा, क्या होगा, इन फायर होगा। आगे देखे बेटा, अच्छा सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर और सेट ऑन द फायर दोनों में क्या अंतर होता है। ऑन द फायर क्लास में जिक्र किया गया है। सेट ऑन फायर का मतलब होता है जलाने के लिए, आग जलाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल। जैसा कि चेयर वॉज सेट ऑन फायर, मतलब कि चेयर को जलाने के लिए फायर पे रखा गया है, जला दिया गया। लेकिन अगर किसी चीज को फायर पे सेट किया जा रहा है और फायर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जा रहा है, तो गरमाने के वास्ते सेट किया जा रहा है। सेंटेंस देखिए, मेरे कहने का मतलब आप समझ जाएंगे। द चेयर वॉज सेट ऑन फायर का अर्थ हो जाएगा बच्चा कि कुर्सी को जला दी गई। फायर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन अगर इसको ऐसे कह दिया जाए, द केटल, या भगोना कह दें, द केटल वॉज सेट ऑन फायर, तो ये गलत हो जाएगा कि हम भगोना को जलाने के लिए फायर पे नहीं रखते हैं, उसको गर्म करने के लिए रखते हैं। तो उसके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो इस पे देखिएगा, ये इडियोमेटिक फ्रेज पूछा जाता है। सेट ऑन फायर और सेट ऑन द फायर में अंतर होता है। सेट ऑन फायर का मतलब क्या होता है, जलाने के लिए आग पर रखना होता है, और सेट ऑन द फायर का मतलब होता है बेटा गर्म करने के लिए आग पर रखना होता है। इन दिस वे टुडेज सेशन इज एंड, फिनिश्ड, खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखेंगे और देखने के बाद में जो समस्या होंगी क्लास में आकर के उसको जिक्र कीजिएगा, उसको सुधारा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।